हेलो माय स्टूडेंट, आप लोगों का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 क्लास का चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग सॉलिड स्टेट में आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 का क्लासेस। सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे, सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग सीखे हैं कि जनरली जनरली मैटर या यूं कहें सब्सटेंस exist in three physical state। Generally, matter या substance exist in three physical state। नंबर 1 है solid। सबसे पहला फिजिकल स्टेट है सॉलिड। दूसरा फिजिकल स्टेट जो हुआ करता है, सेकेंड फिजिकल स्टेट है लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, और थर्ड है गैस। तो किसी भी सब्सटेंस को या मैटर को हम लोग जनरली 3 फिजिकल स्टेट जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये मोस्ट पॉपुलर फिजिकल स्टेट है। लेकिन इसके अलावा 2 और फिजिकल स्टेट होते हैं। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है बोन्स, आइंस्टीन, कंडेंसेट। लेकिन मुख्य रूप से 3 फिजिकल स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अब कहता है कि कोई भी सब्सटेंस या जो मैटर है, पदार्थ है, वो किस फिजिकल स्टेट में होगा, ये 2 बातों पर डिपेंड करता है। एक बात होता है इंटर मॉलिक्यूलर, यह हम लोग ऐसा लिखते हैं कि द फिजिकल एक्सिस्टेंस, द फिजिकल एक्सिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस, द फिजिकल एक्सिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस it depends upon two factors। The physical existence of the substance, it depends upon 2 factors। Number 1, intermolecular forces, और नंबर 2, थर्मल एनर्जी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और नंबर 2 है थर्मल एनर्जी। आप जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, किसी सब्सटेंस में, मैटर में 2 मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, उसका नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो जब 2 मॉलिक्यूल के बीच में, सपोज करिए कि हमारे पास ये 2 मॉलिक्यूल हैं, अब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, उसी का नाम होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मान अगर ज्यादा हो तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या होंगे, करीब करीब होंगे। फिर से ध्यान देखिए, हम कह रहे हैं ये 2 मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का मान अगर ज्यादा होगा तो ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक दूसरे के करीब करीब होंगे, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होगा। और जब ऐसा होता है तो इस कंडीशन में कोई मैटर, कोई सब्सटेंस जो होते हैं सॉलिड स्टेट में रहते हैं।
यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या काम करता है, दो मॉलिक्यूल को करीब करीब लाने का काम करता है। लेकिन इसका ठीक उल्टा थर्मल एनर्जी, ये थर्मल एनर्जी क्या होता है, थर्मल एनर्जी दो मॉलिक्यूल को दूर दूर रखने का काम करता है। थर्मल एनर्जी क्या होता है, जिस मॉलिक्यूल में, जिस सब्सटेंस में थर्मल एनर्जी का मान जितना ज्यादा, उसमें उतना ज्यादा मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इसका मतलब कि थर्मल एनर्जी जब किसी सब्सटेंस में ज्यादा हो तो मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हो तो मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं। यानी ये जो दो फैक्टर है ये दूसरे का अपोजिट फैक्टर है। यानी जिस सब्सटेंस में, जिस मैटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मान ज्यादा, थर्मल एनर्जी का मान कम, वह सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में होगा। लेकिन जिसमें थर्मल एनर्जी का मान ज्यादा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम, वह सब्सटेंस गैसियस फेज में होगा। ठीक है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वांट्स टू क्लोज, intermolecular forces wants to tends to close the two molecules, whereas due to thermal energy the intermolecular distance in between two molecules increases. Due to intermolecular forces the intermolecular distance in between two molecules decreases, while due to thermal energy the intermolecular distance in between two molecules increases. That means हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर जिस सब्सटेंस में थर्मल एनर्जी का मान ज्यादा होगा तो उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफी दूर दूर होंगे, और ऐसा होने से वह मॉलिक्यूल का फिजिकल स्टेट कैसा होगा, गैसियस स्टेट। लेकिन जहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड मान ज्यादा तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम, और उस कंडीशन में वह सब्सटेंस किस स्टेट में पाया जाएगा, सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा। तो ये दो फैक्टर है जिसके कारण किसी भी मैटर का, सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट डिपेंड करता है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी। अब हम लोग बातचीत करेंगे मुख्य रूप से हम लोग कहां पर जो कंसंट्रेशन होगा वो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम लोग को यहां पर डिस्कशन होगा, वो है द सॉलिड स्टेट। हम लोग यहां पर जो मुख्य रूप से पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में हम लोग पढ़ेंगे characteristic features of solid, characteristic features of solid। हम लोग सभी बच्चे इस बारे में सॉलिड के गुण, ये बातें पिछले क्लासेस में 8, 9, 10 में हम लोग बातचीत किए हैं, पढ़े हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि सॉलिड क्या होता है, दे है डिफिनिट वॉल्यूम मास, दे है डिफिनिट वॉल्यूम मास एंड शेप। सॉलिड का मास डिफिनिट, सॉलिड का वॉल्यूम डिफिनिट और सॉलिड का शेप डिफिनिट, है ना। नंबर 2 आइए, they have very less value of they have very less intermolecular space, they have very less intermolecular space in between their molecules। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे सपोज करो कि ये सॉलिड का एक मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल ये है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको लोग कहें क्या,
इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो सॉलिड के केस में जो दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस होता है वह काफी कम होता है। दे हैव वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ये वैल्यू काफी कम होता है। जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा तो इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो काफी ज्यादा होगा। तो तीसरा पॉइंट हम लोग कह सकते हैं दे हैव high value of intermolecular forces, they have high value of intermolecular forces। दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान सॉलिड स्टेट के केस में काफी ज्यादा होता है, क्योंकि इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जिसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, वह काफी कम है। जब दो मॉलिक्यूल के बीच में दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान ज्यादा होगा, है ना। चलो भाई तीसरा थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट देखो, आप ध्यान से देखिए। हम कह रहे हैं कि सॉलिड के केस में दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के काफी करीब करीब हैं, दोनों के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस काफी कम, इन दोनों के बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस बहुत ज्यादा। जब दो मॉलिक्यूल बहुत करीब हैं तो उसको आप कंप्रेस कर पाओगे क्या? नहीं ना। ये जब बहुत करीब है तो इसको कहां से कंप्रेस कर पाएंगे? ये मतलब इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं ऐसे दबा करके, और है ना, ये नहीं कर सकते, वॉल्यूम को डिक्रीज नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि ये क्या है, दे आर इनकम्प्रेसिबल, दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। ये क्या होते हैं भाई? रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, ठोस होते हैं नहीं। और चूंकि इसके मॉलिक्यूल काफी करीब करीब होते हैं तो हम लोग इसको दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी दे आर क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। अब देखो भाई, चूंकि सॉलिड में इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं काफी करीब करीब होते हैं, उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफी कम होता है, इसके कारण क्या होता है, इसके मॉलिक्यूल को इधर उधर होने में मुश्किल होता है ना। तो दे कैन नॉट बी एबल टू मूव, है ना, दे कैन नॉट बी एबल टू मूव। 5 नंबर है, दे कैन नॉट बी, देयर मॉलिक्यूल्स आर नॉट फ्री, ऐसा लिखते हैं लोग, देयर मॉलिक्यूल्स आर नॉट फ्री टू मूव। इसके मॉलिक्यूल जो है फ्री नहीं होते हैं, मूवमेंट नहीं होता है ना। देयर मॉलिक्यूल्स आर नॉट फ्री टू मूव, इट कैन ओनली, या दे कैन ओनली, दे कैन ओनली ऑसिलेट, they can only oscillate from its mean position, from its mean position। आप घड़ी के पेंडुलम को देखते होंगे, कैसे घड़ी का पेंडुलम अपने ऐसे मीन पोजीशन से हेयर एंड देयर ऐसे ऐसे होते रहता है। तो इसी तरह से सॉलिड स्टेट में उसके मॉलिक्यूल सिर्फ ऑसिलेट कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें, इसके बाद आगे हम लोग बातचीत करना है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड।
सॉलिड का क्लासिफिकेशन। तो सॉलिड को मुख्य रूप से दो तरह से क्लासिफाई किया गया। इसके दो टाइप होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल arrangement, on the basis of internal arrangement of molecules, on the basis of internal arrangement of molecules, solids are of two types। सॉलिड दो प्रकार के होते हैं। इंटरनल अरेंजमेंट किसका भाई? मॉलिक्यूल्स का इंटरनल अरेंजमेंट कैसा है? किसी सॉलिड में सॉलिड सब्सटेंस में उसके मॉलिक्यूल्स इंटरनली कैसे अरेंज हैं, उस बेसिस पे सॉलिड को दो क्लास में बांटा गया। सॉलिड को दो क्लास में बांटा गया। चलो पहला है हम लोगों का क्रिस्टलाइन सॉलिड। और नंबर 2 है एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। ध्यान से देखो, आप हम लोग कह रहे हैं कि किसी सॉलिड सब्सटेंस में उसके मॉलिक्यूल्स का इंटरनल अरेंजमेंट कैसा है, इंटरनली कैसे वो अरेंज हैं, इस बेसिस पे सॉलिड का दो क्लास है। एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। हम लोग सिंपली इसको कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड वैसे सॉलिड को कहते हैं जिसके अंदर उसके मॉलिक्यूल्स का इंटरनल अरेंजमेंट प्रॉपरली अरेंज होते हैं। प्रॉपरली 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में अगर उसके मॉलिक्यूल्स अरेंज हैं और वह अरेंजमेंट पीरियोडिकली रिपीट्स होता है। जैसे सपोज करो हमारे पास कि जैसे कोई सॉलिड का निर्माण, देखिए ये हमारे पास सॉलिड दो तरह के एलिमेंट से मिलकर बना। ये है एलिमेंट ए और ये है चाबी, देखो दिखा रहे हैं, ये एलिमेंट को हम लोग बी कहते हैं। अगर किसी सॉलिड का निर्माण ऐसा है कि ए फिर बी फिर ए, ऐसा चले लंबा समय तक, लंबे इंटरवल तक, ए बी ऐसा अरेंजमेंट हो, तो ऐसे सॉलिड का नाम क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। दैट मींस इन क्रिस्टलाइन सॉलिड देयर मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड प्रॉपर्ली। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग कह सकते हैं, इसका टेक्निकल नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। और वह कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ग्रुप में मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं। तो वैसा सॉलिड जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वैसा सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इट मे बी मॉलिक्यूल्स, आयंस और एटम्स। तो द सॉलिड इन व्हिच देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड प्रॉपर्ली एंड their arrangement repeats periodically, forming long range order is called crystalline solid। एक बार फिर से समझें, कहता है क्रिस्टलाइन सॉलिड वैसे सॉलिड को कहते हैं जिसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के रूप में क्या क्या हो सकते हैं सॉलिड में? हम बता रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं बाबू? एटम्स हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? आयंस हो सकते हैं। तो कहता है वैसा सॉलिड जिसमें इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इट मे बी मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस। द सॉलिड इन व्हिच देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड properly, forming long range order, then such solid is called crystalline solid। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड वैसे सॉलिड को कहते हैं जिसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट प्रॉपर है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में अरेंज है, और उसका अरेंजमेंट पीरियोडिकली रिपीट्स होता है। उसका अरेंजमेंट क्या होता है? पीरियोडिकली। मॉलिक्यूल्स, आयंस
अथवा आइटम्स का अरेंजमेंट प्रॉपर्ली हो, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हो और उसका अरेंजमेंट पीरियोडिकली रिपीट्स होता हो, लॉन्ग रेंज ऑर्डर बनाता हो, तो ऐसे सॉलिड का नाम होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन एमॉर्फस, ए का मतलब होता है, ए वर्ड लिया गया है नो, नो, और एक है वर्ड मॉर्फस। मॉर्फस का मतलब होता है डिफिनिट शेप, कहता वैसा सॉलिड जिसका डिफिनिट शेप नहीं हो। अब देखो भाई, सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है शेप डिफरेंट होना, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड वैसे सॉलिड होते हैं, टेक्निकल इसका नाम कहां से लिया गया, वैसा सॉलिड जिसका डिफरेंट शेप नहीं हो। दैट मींस इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड their constituent particles are not arranged properly, are not arranged in 3-dimensional arrangement, and their arrangements do not repeat periodically and it follow only short range order। कहता है कि amorphous solid वैसे solid होते हैं जिसमें उसके constituent particle का arrangement properly नहीं होता, वह periodically repeats नहीं होता है, और वो कैसा रेंज बनाता है, short range order बनाता है। कुछ समय के लिए ऐसा हो सकता है, लेकिन आगे आगे अगर आप लोग करेंगे तो वह रिपीट नहीं होता। इसका मतलब एमॉर्फस सॉलिड में सॉलिड के गुण नहीं होते हैं, वो जस्ट लाइक लिक्विड होता है। इसलिए हम लोग कह दिए कि एमॉर्फस सॉलिड मतलब द सॉलिड व्हिच डू नॉट हैव डेफिनिट शेप, दैट मींस इट इज आल्सो कॉल्ड स्यूडो सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड को क्या कह सकते हैं, स्यूडो सॉलिड, या हम उसको कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। एमॉर्फस सॉलिड इज आल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड इन व्हिच देयर constituent particles are arranged properly forming long range order, hence crystalline solid is true solid। crystalline solid is called true solid and amorphous solid is called pseudo solid unformed solid। अब देखो भाई, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड को समझने के लिए एक और बातों को समझते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं डिटेल में क्रिस्टलाइन सॉलिड और इधर बात कर रहे हैं एमॉर्फस सॉलिड का। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। देखो बाबू, आप लोगों ने कभी केले के पत्ते को चीरा लगाया है, या अगर बच्चे कुछ जो ग्रामीण परिवेश से हैं धान का पौधा देखे होंगे, उस धान के पौधे को जो ये जो है उसका पत्ता, उसको ऐसे चीरा लगाइए, ऐसा महसूस होगा कि आप स्केल रख करके उसको चीरा लगा रहे हैं, बिल्कुल स्मूथ, उसका जो कटिंग सरफेस होता है स्मूथ होता है। केले का पत्ते को ऐसे अगर चीरा लगाएंगे तो उसका जो कटिंग सरफेस होगा वह स्मूथ होगा। लेकिन अमरूद का पत्ता को फाड़िए, पपीते का पत्ता को फाड़िए, तो उसका जो कटिंग सरफेस होगा वह जिग-जैग, टेढ़ा मेढ़ा होगा। यानी अब हम लोग बातचीत करें एमॉर्फस सॉलिड। अगर कोई सॉलिड का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आप इसको किसी शार्प एज टूल से, धारदार हथियार से इसको काटिए, चाकू से काटिए, सपोज इसको यहां से ऐसे ऐसे चीरा लगा दीजिए। तो जब चाकू से काटोगे तो इंटरनली अगर हम लोग इसको माइक्रोस्कोप से देखें इसके कटिंग सरफेस को, तो ऐसा महसूस होगा कि इसका जो कटिंग सरफेस है वह रेगुलर और स्मूथ है ना। इट कट इनटू रेगुलर एंड स्मूथ सरफेस। जब किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप शार्प एज टूल, धारदार हथियार से काट देते हैं, उसका जो कटिंग सरफेस होता है वह कैसा होता है, रेगुलर होता है और स्मूथ, एकदम चिकना कटता है। लेकिन
अगर किसी एमॉर्फस सॉलिड को काटिए, ये आपका एमॉर्फस सॉलिड है, और आप किसी शार्प एज टूल के द्वारा इसको काटिए, इसका कटिंग सरफेस कैसा होगा भाई? अगर हम लोग इसके कटिंग सरफेस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो आपको ये दिखेगा कि इसका कटिंग सरफेस कैसा होता है। एमॉर्फस सॉलिड कट इनटू एमॉर्फस सॉलिड कट इनटू a regular and zigzag surface। तो एमॉर्फस सॉलिड को जब शार्प एज टूल के द्वारा काटोगे तो उसका कटिंग सरफेस कैसा होगा? इरेगुलर एंड जिगजैग। लेकिन जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को किसी धारदार हथियार से शार्प एज टूल के द्वारा, जैसे चाकू है ना, इस तरह से इसको कटिंग करोगे तो इसका जो कटिंग सरफेस होगा कैसा होगा बाबू? रेगुलर होगा और स्मूथ होगा। तो ये एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी है क्रिस्टलाइन सॉलिड का और एमॉर्फस सॉलिड का। अब एक और इंपॉर्टेंट बात हम लोग क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में समझने का प्रयास करें। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस की बात करें। सपोज कीजिए कि कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड बना हुआ है दो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम एलिमेंट के द्वारा। ये हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का फिगर हम लोग दिखाए हैं जिसमें दो डिफरेंट टाइप के एटम हैं, एक स्मॉलर एटम और एक लार्जर। ये सोचिए कि इसको हम लोग ऐसा दिखा दें डार्क, चलो ये ऐसा है ना, तो ये छोटा वाला जिसको लोग डार्क कर दिया ऐसा एक एटम, चलो इसको मान लेगा ए एटम है और ये है बी ऐसा। ये जो छोटा वाला हम लोग इसको बी मान रहे हैं और जो लार्जर जो एटम है उसको हम लोग ए मान रहे हैं। तो ये दो डिफरेंट टाइप के एटमों से मिलकर के बना है कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब जरा ध्यान से देखिए, इस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर इंटरनली मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट डायरेक्शन टू डायरेक्शन कैसा है। अगर हम लोग इस डायरेक्शन में चले तो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कैसा है बाबू? देखो ए बी ए बी ए बी ए बी ऐसा है। इस डायरेक्शन में मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऐसा है। लेकिन जरा सा हम एक लकीर ऐसा खींचते हैं, इस डायरेक्शन में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ हम लोग देखें तो ये है ए ए ए ए ई, ये क्या है ए ए ए। इसमें देखें तो ये बी 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 बी। कहने का मतलब ये है, जरा ध्यान से देखिए, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो इस डायरेक्शन में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट कुछ अलग टाइप से है, ए बी टाइप का, और इस डायरेक्शन में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का डायरेक्शन अरेंजमेंट अलग अलग है। यहाँ पर ए टाइप का या बी टाइप का ऐसा। तो वैसा सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट डायरेक्शन टू डायरेक्शन वैरी करे, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। और क्रिस्टलाइन सॉलिड के इस विशेष प्रॉपर्टी, इस विशेष गुण का नाम है एनआइसोट्रॉपी। इस विशेष प्रॉपर्टी गुण का क्या नाम है? एनआइसोट्रॉपी। दैट मींस हम लोग कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड इज एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड इज
एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एन आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ बाबू? एन आइसोट्रॉपिक का मतलब ये हुआ the properties of the solid in which the arrangement of the constituent particle changes with direction, varies with direction. Having such properties of the solid is known as an isotropic. फिर से बात समझें, in crystalline solid the arrangement of constituent particle varies with direction to direction. Such properties of the crystalline solid is known as an isotropic. That means crystalline solid is anisotropic in nature. That means the arrangement of constituent particle changes with direction to direction. और इसी कारण चूंकि crystalline solid anisotropic होते हैं, इसका मतलब इसके डिफरेंट डायरेक्शन में constituent particle का अरेंजमेंट अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसी कारण इस प्रकार के सॉलिड में कुछ फिजिकल क्वांटिटी जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इन सबों का मान जो है डायरेक्शन टू डायरेक्शन वैरी करता है। इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान कुछ और होगा, इस डायरेक्शंस की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान कुछ और होगा। तो since crystalline solids are anisotropic in nature, hence the value of some physical quantity such as refractive index, electrical resistance varies with direction, है ना, changes with direction। crystalline solid के anisotropic होने के कारण कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज का मान डायरेक्शन टू डायरेक्शन चेंज कर रहा है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान, जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मान। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड की बात करें, एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा कोई विशेष अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का नहीं होता, इसलिए एमॉर्फस सॉलिड कैसे होते हैं? इट इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर anisotropic in nature and amorphous solids are isotropic in nature. Anisotropic means arrangement of constituent particle varies with directions, है ना। अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के हम लोग करते हैं, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में constituent particle का अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं होता है, इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड ही एक्चुअली में ट्रू सॉलिड है। और एमॉर्फस सॉलिड हम लोग कह सकते हैं कि सॉलिड के नाम पे बहाना है। एमॉर्फस सॉलिड क्या है? सॉलिड के नाम पे बहाना है, मतलब ये ऐसा सॉलिड है जिसमें सॉलिड के सारे गुण उपस्थित नहीं हैं। सॉलिड हार्ड होता है, रिजिडिटी होता है, उसमें फ्लूइड का गुण नहीं होता। फ्लूइड का गुण जो फ्लो जो करता है उसको हम लोग कहते हैं लिक्विड्स या गैस। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड ऐसे होते हैं जिसमें फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। एमॉर्फस सॉलिड में फ्लूइडिटी होता है। जैसे आप ग्लास को ले लीजिए, आप देखे होंगे पुराने जो बिल्डिंग हैं, कॉलेजेस हैं, कोई हॉस्पिटल्स पुराना है, उसके अगर खिड़की जो है ग्लास का होता है, तो आप ध्यान से देखिएगा कि नीचे का जो ग्लास का नीचे का जैसे ये खिड़की है, इसके नीचे का जो ग्लास का पोर्शन होता है वो थोड़ा उसका थिकनेस इंक्रीज कर जाता है, वो मोटा हो जाता है, और ऊपर में पतला और नीचे में उसकी मोटाई इंक्रीज कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ग्लास एक्चुअली में प्योर सॉलिड नहीं है, क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, वो कैसा सॉलिड है? एमॉर्फस सॉलिड है। और इसके कारण उस ग्लास में फ्लूइडिटी है, फ्लो करने की टेंडेंसी है ना। और इसके कारण ग्लास ऊपर का जो मटेरियल है धीरे धीरे फ्लो करते करते नीचे आ जाता है ग्लास में, जिसके कारण नीचे का जो ग्लास का पोर्शन है वो मोटा हो जाता है और ऊपर का पोर्शन पतला हो जाता है। अपर पोर्शन बिकम्स थिनर एंड लोअर पोर्शन बिकम्स थिकर, है कि नहीं? तो ऐसे होने के कारण चूंकि ग्लास एक सॉलिड है, कैसा सॉलिड है? एमॉर्फस सॉलिड है, लेकिन फिर भी
उसमें फ्लो करने की टेंडेंसी है, इसलिए ग्लास को हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। ग्लास को क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड। ऐसा क्यों कहते हैं? आप जानते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। किसी गैस को थोड़ा सा ठंडा कर दो, टेम्परेचर घटा दो, क्या बन जाएगा भाई? लिक्विड। और लिक्विड को थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ाओ। हम लोग कहते हैं कि स्टेट डिपेंड करता है दो बातों पर, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से और एक है थर्मल एनर्जी से, है ना, थर्मल एनर्जी। तो जैसे ही आप ठंडा करोगे तो थर्मल एनर्जी का मान क्या होगा? घटेगा। अगर थर्मल एनर्जी का मान घटेगा तो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे, और उस कंडीशन में गैस को आप क्या कर सकते हो? लिक्विड के रूप में बदल सकते हो। कब? उसके थर्मल एनर्जी को घटा करके। फिर कोई लिक्विड में है, उसके थर्मल एनर्जी को घटाइए। जब थर्मल एनर्जी को घटाओगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस घटेगा, और फिर से वह लिक्विड सॉलिड रूप में आ जाएगा। यानी हम यूं सिंपल देहाती भाषा में कह सकते हैं कि किसी लिक्विड को ठंडा करते हैं तो सॉलिड बन जाता है। ग्लास एक्चुअली में लिक्विड कंडीशंस में होना चाहिए था, लेकिन वह नेचर के द्वारा इतना कूल्ड किया गया है, ठंडा किया गया है, वो क्या बना हुआ है? सॉलिड बना हुआ है। यानी यहां पर आप अगर ग्लास को लिखें तो ग्लास क्या है? ग्लास एक्चुअली में लिक्विड होना चाहिए था, लेकिन आपने इसको इतना ठंडा कर दिया है, इसको क्या कर दिया? सुपर कूल्ड कर दिए। ग्लास को क्या करते हैं? सुपर कूल्ड, बहुत ज्यादा ठंडा, तो क्या बन गया है? सॉलिड बन गया है। यानी ग्लास क्या है? सुपर कूल्ड लिक्विड है। ग्लास क्या है? सुपर कूल्ड लिक्विड। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अमॉर्फस सॉलिड को हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं या स्यूडो सॉलिड कहते हैं, क्योंकि अमॉर्फस सॉलिड उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रॉपर्ली अरेंज नहीं होते हैं, उसमें सॉलिड होने के बावजूद भी उसमें फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। या प्रूफ होता है कैसे? पुराने घरों की खिड़कियां जो ग्लास के बने होते हैं, उसके लोअर पोर्शंस की मोटाई ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू अपर पोर्शंस। तो ऊपर का भाग पतला और नीचे का भाग मोटा होना, ये ग्लास का ये इंडिकेट करता है कि ग्लास एक प्रकार का कैसा सॉलिड है? अमॉर्फस सॉलिड है ना। हम लोग उसको सुपर कूल्ड लिक्विड कह रहे हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, अमॉर्फस में ये कैसा होता है? आइसोट्रोपिक नेचर का होता है, जबकि क्रिस्टलाइन कैसा होता है? एनिसोट्रोपिक नेचर का होता है। तो ये बात हम लोग किए क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉलिड में, है ना। पहले हम लोग सीखे कि फिजिकल स्टेट तीन तरह के होते हैं, फिर हम लोग सीखे सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होता है, और फिर हम लोग सीखे सॉलिड को मुख्य रूप से मेनली कितने क्लास में क्लासिफाई किया गया, ये बात है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। अब हम लोग का फोकस यहां पर होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड भी क्लासिफिकेशन ये हम लोग जानते हैं, हेडिंग लगाते हैं, हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहां पर लोग कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ constituent particles, on the basis of nature of constituent particles, on the basis of nature of constituent particles, solid या crystalline solid, crystalline solids are of
4 टाइप्स, ठीक है। करा कि किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किस प्रकार के हैं, कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड किस नेचर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बने हुए हैं, उस बेसिस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 क्लास में बांटा गया। नंबर 1 है मॉलिक्यूलर सॉलिड, सबसे पहले नंबर 1 है मॉलिक्यूलर सॉलिड। नंबर 2 हो गया आयोनिक सॉलिड, नंबर 2 है आयोनिक सॉलिड। नंबर 3 है मेटालिक सॉलिड, नंबर 3 क्या हो गया, मेटालिक सॉलिड। और लास्ट नंबर 4 है जिसका नाम है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स के क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब हम लोग सभी ये चारों प्रकार के सॉलिड की डिटेल बातों को करेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड और मेटालिक सॉलिड, है ना। अब हम लोग डिटेल बात अगले क्लास में, अगले नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग बातचीत करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है अगले क्लास का डिस्कशन होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड का। आप सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि ऑनलाइन क्लासेस में आप ध्यानपूर्वक पढ़ाई करते रहें। मैं समझता हूं कि आपकी पढ़ाई जिस तरह से ऑफलाइन क्लासेस में चलती थी वैसे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी चलती रहेगी, कहीं कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके द्वारा जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हमारे फेसबुक या व्हाट्सएप पर हम आप डाल देंगे। मैं पूरी टीम के साथ आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस को नेक्स्ट जो है ऑनलाइन क्लासेस में है देने का प्रयास करेंगे। आप सभी से एक बार फिर से निवेदन है स्पेशल कि YouTube के चैनल देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद, पढ़ाई करने के बाद इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट क्लासेस का वीडियो बड़ा इजीली आपके पास ससमय पहुंचता रहे।